ऊपर से नीचे आते जाएंगे, वैसे वैसे हमें एक सिस्टम, दो सिस्टम मिलेंगे, एक प्रशासनिक एक कार्यकारी। जैसे ही हम कहते हैं प्रधानमंत्री कार्यकारी है तो राष्ट्रपति प्रशासनिक है। राज्य में आएंगे राज्यपाल प्रशासनिक है तो मुख्यमंत्री कार्यकारी, और जिले पर आएंगे तो जिलाध्यक्ष या फिर और जो है वो कार्यकारी हैं जो कि चुने गए हैं, और यहाँ पर डीएम जो कलेक्टर डीएम होते हैं वो प्रशासनिक होंगे। ऐसे तहसील लेवल पर आओगे तो विधायक विधानसभा के होते हैं वो कार्यकारी हो जाएंगे, इधर तहसीलदार एसडीएम वगैरह जो हो जाएंगे वो प्रशासनिक हो जाएंगे। ऐसे जब ब्लॉक लेवल पर आते हैं तो ब्लॉक प्रमुख एक कार्यकारी हो जाएगा, जबकि बीडीओ वहाँ पर एक प्रशासनिक हो जाएगा। जब हम पंचायतों पर आते हैं तो प्रधान एक कार्यकारी हो जाता है, और जबकि उसका सेक्रेटरी सचिव वो एक प्रशासनिक हो जाता है। तो ऊपर से नीचे तक एक इकाई दो जोड़ों में चलती है, कार्यकारी और वर्सेस प्रशासनिक, दोनों के दोनों चले आते हैं ऊपर से। नमस्कार साथियों, सुप्रभात, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे, लगे रहे होंगे अपने निरंतर प्रयास में। आज की जो क्लास है हमारे उपराष्ट्रपति के बाद हमारा संसद हम पढ़ने वाले हैं आज, और संसद में हम वो सब कुछ देखेंगे, जैसे लोकसभा के सदस्य की उम्र कितनी होनी चाहिए, राज्यसभा के सदस्य की उम्र कितनी होनी चाहिए, संसद की पावर क्या है, कानून बनाता कौन है, कानून कैसे बनना चाहिए, कानून को खारिज कर पाता है या नहीं कर पाता है संसद, कानून को मतलब सिर्फ बनाने का काम है या फिर इसे फिर से सुधारने का भी काम संसद का ही है। ये सब कुछ हम आज पढ़ेंगे। ये हमारी संसद की पुरानी बिल्डिंग है जो कि अब ये म्यूजियम बना दी जाएगी, और ये हमारी नवीनतम बिल्डिंग है जो अभी इसमें कार्य चल रहा है। मैं पुरानी बिल्डिंग नई बिल्डिंग के बारे में जल्दी ही वीडियो बनाने वाला हूँ। इसमें विशेषता क्या थी, इसमें नई में विशेषता क्या क्या कर दी गई हैं। अब हमारा जो विषय है वो है भारत की संसद। संसद को पहले समझ लें, पार्लियामेंट है क्या, कहाँ से इसकी शुरुआत करें और कैसे कैसे। तो मान लो संसद बना होता है प्रेसिडेंट से, और राज्यसभा और लोकसभा। संसद के प्रमुख तीन अंग होते हैं, चाहे राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। पार्लियामेंट में पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम समझ लें, इसमें कितने सिस्टम होते हैं। इसमें होता है एक लेजिस्लेटिव और वेस्टमिनिस्टर, उसके बाद में इधर आओगे तो यहाँ पर होता है एक प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के नीचे होता है हेड ऑफ स्टेट यानी राज्यपाल। अब यहाँ पर जब जैसे एग्जीक्यूटिव ब्रांच की बात करोगे वहाँ पर आएगा तुम्हारा पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर जो कि अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। उसके बाद इसके नीचे होगा मंत्रिमंडल और गवर्नेंस, और जो लेजिस्लेटिव पावर है इसमें से आएगा तुम्हारा जैसे राज्यपाल के बाद में जैसे राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, ये वगैरह होंगे। तो ये एक तंत्र है, एक पेड़ है संसद, उसमें से टहनियाँ निकली हुई हैं। उसमें से एक टहनी निकली है लोकसभा और राज्यसभा। मैं स्ट्रक्चर बना दूं, जैसे मान लो ये संसद है, इसमें से राज्यसभा और लोकसभा, सिर्फ ऊपर वाले पर ध्यान दें। अब लोकसभा राज्यसभा से एक ये लाइन बनाता हूँ, इसमें से बना देता हूँ यहाँ पर पी फॉर यहाँ पर पीएम है यानी प्रधानमंत्री है, ठीक है। ये है एक प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट क्या करेगा, ये जो पीएम है या तो राज्यसभा से सदस्य हो सकता है, लोकसभा का हो सकता है। राज्यसभा से है उसे 6 महीने के अंदर एक इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और जीत कर आना पड़ेगा, राज्यसभा से बनाया जाएगा। जैसे तुम्हारे राजीव गांधी जी बनाए गए, उसमें से पीएम राज्यसभा लोकसभा से किसी का सदस्य हो सकता है, उसके अपॉइंट करेंगे कौन, प्रेसिडेंट। और करेंगे कैसे, पार्टी अध्यक्ष के कहने पर कि हमारे यहाँ से ये योग्य है, इससे कर दिया जाए। अब पीएम के कहने पर ही अपॉइंट किए जाएंगे नीचे वाले मिनिस्टर, और वो भी कौन करेंगे, राष्ट्रपति। सलाह किसकी होगी, पीएम की। जब पीएम बने तब किसकी सलाह थी, तो पार्टी अध्यक्ष की। तो नियुक्ति कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। अब सुनिए, यहाँ पर मंत्रिमंडल हो गया, ये तो हो गया केंद्र का सिस्टम। अब आ जाओ राज्यों में, ये तो हो गए कार्यकारी, कार्य करेंगे। उसके बाद उनकी निगरानी कौन करेंगे, तो स्वयं पीएम यानी मंत्रिपरिषद और पीएम की संघ में निगरानी करेंगे। अब जब राज्यों की बात करें तो राज्यों में राज्यपाल ये बैठाएंगे गवर्नर, तो गवर्नर राज्य सरकारों को देखेंगे। वहीं पर गवर्नर से नीचे आओगे तो आईएएस ऑफिसर आ जाते हैं, यूपीएससी ऑफिसर आ जाते हैं। यूपीएससी जितने भी ऑफिसर हैं उनकी नियुक्ति कौन करेंगे, मतलब यह है प्रशासनिक फॉर प्रेसिडेंट, और कार्यकारी फॉर लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो नियुक्त किए जाएंगे, यानी कि चुनाव में आएंगे, चुनाव से जीत कर वहाँ जाएंगे। और ये जो लोग हैं यहाँ से प्रेसिडेंट के अलावा उसके जो नीचे के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो चुनाव नहीं होगा उनका,
उनको अपॉइंट किया जाएगा, यानी कि उनकी एक प्रक्रिया होगी, जैसे आधिकारिक प्रक्रिया, तो वो अधिकारी हैं। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ऊपर से नीचे आते जाएंगे, वैसे वैसे हमें एक सिस्टम, दो सिस्टम मिलेंगे, एक प्रशासनिक, एक कार्यकारी। जैसे ही हम कहते हैं एक प्रधानमंत्री कार्यकारी है तो राष्ट्रपति प्रशासनिक है। राज्य में आएंगे, राज्यपाल प्रशासनिक है तो मुख्यमंत्री कार्यकारी, और जिले पर आएंगे तो जिलाध्यक्ष या फिर और जो है वो कार्यकारी हैं जो कि चुने गए हैं, और यहाँ पर डीएम जो कलेक्टर डीएम होते हैं वो प्रशासनिक होंगे। ऐसे तहसील लेवल पर आओगे तो विधायक विधानसभा के होते हैं वो कार्यकारी हो जाएंगे, इधर तहसीलदार एसडीएम वगैरह जो हो जाएंगे वो प्रशासनिक हो जाएंगे। ऐसे जब ब्लॉक लेवल पर आते हैं तो ब्लॉक प्रमुख एक कार्यकारी हो जाएगा, जबकि बीडीओ वहाँ पर एक प्रशासनिक हो जाएगा। जब हम पंचायतों पर आते हैं तो प्रधान एक कार्यकारी हो जाता है, और जबकि उसका सेक्रेटरी सचिव वो एक प्रशासनिक हो जाता है। तो ऊपर से नीचे तक एक इकाई दो जोड़ों में चलती है, कार्यकारी और वर्सेस प्रशासनिक, दोनों के दोनों चले जाते हैं ऊपर से नीचे तक। वही ऊपर से सबसे प्रशासनिक का सबसे बड़ा अधिकारी होता है प्रेसिडेंट, ऐसे ही कार्यकारी का सबसे बड़ा अधिकारी, सबसे बड़ा जो अध्यक्ष या वो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इस प्रकार तो ये स्ट्रक्चर था पार्लियामेंट का। उसके बाद कहते हैं आर्टिकल से शुरुआत 79 से 122 तक दिया गया है हमारा संसद की विधियाँ, संसद में क्या क्या हो सकता है, कैसे क्या क्या घटनाक्रम चलेगा आगे, ये सब दिया गया है आर्टिकल 79 से 122 तक। इसमें चर्चा की गई है संसद की। तो भारतीय संघीय विधायिका को संसद कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो इसमें पहली बात ये है कि भारतीय जो संघीय व्यवस्था है, संघीय विधायिका को क्या कहते हैं, संसद कहा जाता है। यह केंद्र सरकार का विधायी अंग है। केंद्र सरकार विधायी अंग यानी कानून बनाने वाला अंग है। संसद का काम ही कानून को बनाना है और उसको एग्जीक्यूटिव कराना, मतलब उसको चलाना प्रशासन का काम है। संसद भारतीय सर्वोच्च विधायिका है, यानी कानून बनाने वाली सबसे बड़ी विधायिका, सर्वोच्च विधायिका। अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संसद की भाग 5 में चर्चा की गई है। इसके जो आर्टिकल हैं वो भारतीय संसद राष्ट्रपति और 2 सदन है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा से बनी हुई है, और तीसरा भी बात करें तो राष्ट्रपति हैं, जिसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। 2 सदनी विधायिका को कहा जाता है संसद, यानी जब विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे 2 सदनी विधायिका कहा जाता है। और भारत की तरह जर्मनी की भी 2 सदनी भी व्यवस्था है। तो कहा जाता है जो पार्लियामेंट लिया तो यूके से गया था, लेकिन 2 स्थानांतरण जो प्रक्रिया ली गई थी वो कहाँ से ली गई थी, जर्मनी से। भारत में पहली निर्वाचित सदस्य वो संसद 1900 अप्रैल 1952 में आई, जबकि संसद बंद तो कभी गई थी जब संविधान लिखा गया। लेकिन पहली बार चुनाव होकर जो लोग आए उसमें बैठे अपनी सीटें संभाली तो 1952 में आ पाए। ये इसलिए बोला जाता है 1952 में पहली बार संसद अस्तित्व में आई थी, यानी लोकसभा और राज्यसभा अच्छे से वहाँ पर बैठ पाए। वहीं पर बात करें आज़ादी के साथ संविधान सभा को विधायिका के रूप में जगह दी गई, और संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा को अंतरिम संसद माना गया। लागू होने के बाद अंतरिम माना गया, लेकिन ऐसे नहीं कि स्थायी, जो वो तो 1952 में हुआ। तो 5 साल इस संसद ने अस्थायी रहा। इसमें मतलब कोई चुनाव होके नहीं आया, ऐसे ही मान लिया गया आप प्रधानमंत्री, आप गृह मंत्री, आप रक्षा मंत्री, ऐसे चला इसका सिस्टम। यह एक सदनी संसद थी तब तक जब तक 1947 से लेकर 1951 टिल 1952 तक लगभग। तो 1952 में ये अस्तित्व में आती है और दोनों सदन इसमें काम करना शुरू हो जाते हैं। ये तो संसद थी। संसद अंग्रेजों के बना हुआ ये 1921 में बिल्डिंग थी, जो कि अंग्रेजी जो कानून बनते थे उस हिसाब से बनाई गई। हालांकि जब अंग्रेज चले गए तो बिल्डिंग थोड़ी नहीं ले जाएंगे, तो बिल्डिंग हमें मिल गई। ऐसे ही फिर एक मैं लिखता हूँ यहाँ पर शब्द सरल में स की चर्चा करूँगा तो 79 से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा, 79, 80 और 81 ऐसे करके इसे याद करेंगे। सरल यानी 79, 80, 81 संसद और राज्यसभा और लोकसभा। जब 79 की बात करूं संसद है क्या, तो संघ का विधानमंडल है। संघ का यानी कि केंद्र का। संघ का मतलब होता है राज्यों का समूह, उसे हम कहते हैं संघ, और वो होता है केंद्र। जिसे संसद कहा जाता है में राष्ट्रपति और दोनों सदन होते हैं, यानी राष्ट्रपति के सहित 2 सदन और होते हैं जिसे हम राज्यसभा और लोकसभा कहते हैं। राज्यों की परिषद राज्यसभा और लोगों का सदन यानी लोकसभा। लोकसभा को निचला सदन और जब राज्यसभा को
उच्च सदन कहा जाता है। इन दोनों को, जब बड़ों का घर राज्यसभा और छोटों का घर या जनता का घर निचला सदन यानी लोकसभा। संसदीय प्रणाली ली कहाँ से गई है तो इसकी चर्चा कर लें तो वो ली गई है ब्रिटेन से। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका का विधायिका को कांग्रेस कहा जाता है, जबकि हमारे भारत में से संसद कहा जाता है, यूके में से पार्लियामेंट कहा जाता है। ऐसे ही अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर जैसे हमारी राज्यसभा है वहाँ पर होता है सीनेट यानी उच्च सदन, और हमारे यहाँ लोकसभा है वहाँ पर कहते हैं निचला सदन यानी तो होता है सीनेट, कहते हैं वहाँ पर उचले सदन को। यानी अमेरिका में जो इसे हम आज अपने यहाँ पर राज्यसभा कहते हैं वो वहाँ पर सीनेट कहते हैं। तो संसद का कुछ भाग या कुछ कानून नियम अमेरिका से भी हमें देखने को मिलते हैं। बात सबसे पहले हम राज्यसभा ही कर चुके, बात करेंगे लोकसभा की। लोकसभा क्या है? लोकसभा जनता का सदन कहा जाता है। जनता मतलब आम आदमी, आम जनता उसे वोट डाल करके उसे वहाँ पर उस आदमी को पहुँचाएंगे लोकसभा में, यानी निचला सदन इसे कहा जाता है। अनुच्छेद 81 में इसकी चर्चा की गई है। लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से जनता उसमें भागीदारी होती है, और जबकि राज्यसभा में जनता भागीदारी नहीं होती, जबकि जनता के द्वारा चुने हुए लोग जैसे एमएलए और एमएलसी वो लोग जाके राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से देखे जाए तो लोकसभा इसीलिए इसे जनता का सदन कहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से कही जाए तो राज्यसभा इसलिए उसे बड़ों का सदन कहते हैं, यानी एमएलए एमएलसी जनता से थोड़े बड़े होते हैं क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं वो। अधिकतम संख्या इसमें 552 कही गई, लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में इसमें कहा गया था 500-300 राज्यों से होंगे, 20 यूटी से होंगे और 2 एंग्लो इंडियन होंगे, तो 2 तो कट गए। उसके बाद यहाँ से कितने निकल के आए? तो यहाँ से 543 में से 524 मिले हमें राज्यों से, और 20 में से 19 मिले कहाँ से? केंद्र शासित प्रदेशों से। टोटल 524 और 19 हमारे कितने हो जाते हैं? 543। इसमें से 545 बनते थे, लेकिन 2 हमारे एंग्लो इंडियन 2019 में 104वें संविधान संशोधन द्वारा इनको हटा दिया गया। तो अब वर्तमान में संख्या कितनी हो गई? 543, जब टोटल ऑल ओवर कितनी हो सकती है? अब 2 हटाकर 550। अब तक कितने थे? 552 थे, लेकिन 2 हटा दिए, कितने बच्चे? 550। 550 से अब वर्तमान में कितने हैं? तो 543 हैं। अनुच्छेद 81 सब क्लॉज 1 कहता है सभी राज्यों में सदस्यों की कुल संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकती, इसलिए अब वर्तमान में 524 है। सब क्लॉज 1 का बी कहता है अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की संख्या 20 से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन अब वर्तमान में उसकी कितनी है? 19 है। अनुच्छेद 331 स्पष्ट कहता है कि राष्ट्रपति को एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को लेना होगा, लेकिन ये 104वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया। बैठक में नामांकन किया जाता, लेकिन 126वें संविधान संशोधन विधेयक में ये देखो संविधान संशोधन विधेयक अलग होता है और जबकि संशोधन अलग होता है। यानी विधेयक था 126वां और संशोधन था 104वां, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन रफू चक्कर। अच्छा, एंग्लो इंडियन होते कौन है? एंग्लो इंडियन होते हैं जैसे विदेशी महिला भारतीय पुरुष हो या भारतीय महिला हो विदेशी पुरुष हो, जो अंग्रेज जाने के बाद में यहाँ पर रह गए थे, उनको थोड़ा वो कराने के लिए, मतलब एक जगह देने के लिए, क्योंकि हम भारत वाले हैं, सबका साथ सबका विकास चलता है हमारे यहाँ, तो किसी भी जाति जनजाति SC ST OBC जनरल सबका रिजर्वेशन है, तो एंग्लो इंडियन यानी उनका भी यहाँ पर था। SC ST समुदाय के लोग 70 वर्ष आरक्षण को 80 वर्ष के बाद में बदला गया, 70 वर्ष के आरक्षण को 80 वर्ष में बदला गया। राज्य को लोकसभा की सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के हिसाब से आज तक किया जाता है। जो 1971 जो जनगणना हुई थी उससे कहा गया कि 2026 तक वही सीटें रहेंगी जो 1971 में चयनित की गई थी। अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाती है। परिसीमन का मतलब होता है उस क्षेत्र की माप करना कि मान लो उत्तर प्रदेश कितने क्षेत्र में रहेगा और उन जिलाओं का क्षेत्र करना, यानी लोकसभा की जो सीटें हैं वो कहाँ से कहाँ तक रहने वाली हैं, कि अब जो बाउंड्रीज हैं उसको निर्धारित करना, परिसीमन करना, उनको चयनित करना कौन सा जिला कहाँ तक है। 82 के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाती है, जिसके तहत परिसीमन आयोग का गठन किया गया और इसके अनुसार सीमाओं का सीमांकन किया गया, चाहे प्रदेश की हो चाहे उस राज्य के जिले की सीमाएं हो, उनका चयन किया गया कौन सा जिला कहाँ तक अपनी सीमा रखता है, यानी कौन सा सांसद कहाँ तक रहेगा।
इस प्रकार 82वें परिसीमन था। अब भारत निर्वाचन आयोग का काम क्या है, डू यू नो, आप जानते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग क्या क्या कर सकता है, इसका भी कुछ काम था। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, यानी कि पहले समझें इसको, राज्यों के प्रतिनिधित्व, यानी लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व सीधे राज्य के विभिन्न निर्वाचित क्षेत्रों के लोगों द्वारा चुने जाते हैं, यानी सीधे जनता उसमें वोट डालती है। 61वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें 21 वर्ष से लेकर 18 वर्ष कर दी गई उम्र, वो थी सरकार राजीव गांधी जी की। अधिनियम था 61वां संविधान संशोधन बन गया 1988 में। मतदान क्या 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। हर व्यक्ति नौजवान इसमें वोट डाल सकता था, ये राजीव गांधी जी द्वारा ये कर दिया गया। अगला बात आती है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में संसद ने केंद्र शासित प्रदेश में अधिनियम 1965 में किया गया, जो उसमें उसके तहत लोकसभा के सदस्यों को केंद्र शासित प्रदेशों से सीधे चुनाव के तहत चुना जाना है। लोकसभा के चाहे केंद्र शासित से हो चाहे किसी राज्य से हो, वो तो सीधे के सीधे जनता द्वारा ही चुने जाएंगे। अच्छा, मनोनीत की बात करें, मनोनीत भी होते हैं क्या, तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे, लेकिन इनको अब हटा दिया गया। तो राष्ट्रपति के द्वारा 2 हुआ करते थे लोकसभा में, वो उनको हटा दिया गया। इस प्रावधान 104 में ये इनको हटा दिया गया, यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग सिस्टम के तहत इनको हटा दिया गया। अच्छा, लोकसभा में 2 को चुन लिया राष्ट्रपति जी ने, राज्यसभा में कितने को चुनते हैं, तो राज्यसभा में वो 12 को चुन देते हैं, 12 लोगों को चुनते हैं, यानी 12 सदस्य होते हैं। बात है लोकसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होना चाहिए, इन नेताजी की जो आके मंत्री बनेंगे, उससे पहले लोकसभा का इलेक्शन जितना होगा उसमें वो भारत के नागरिक हों, मानसिक रूप से सही हो, परेशान न हो, कहीं जाके वो उलट पुलट बोलते हैं वहाँ पर जाके। 25 वर्ष की आयु पूरी कर ली उन्होंने, लाभ के पद पर न हो जब इलेक्शन लड़ रहे हों तब, ठीक है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत ये अन्य योग्यता है, जैसे कि वो पंजीकृत मतदाता होना चाहिए उस जिले का जिस जिले में या जिस सीट से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में SC ST का सर्टिफिकेट भी उसके पास में होना चाहिए। जैसे वो SC सीट पर लड़ना चाह रहा है या ST पर लड़ना चाह रहा है तो उस प्रदेश का उसे एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। उस प्रदेश वो ये घोषित कर दे कि हाँ ये आदमी इस जनजाति या इसी जाति का है या अन्य पिछड़ा वर्ग है, और SC ST सर्टिफिकेट उसको दे दे तो वो चुनाव आरक्षण लेकर लड़ सकता है। अगर उसके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो वो रिजर्वेशन का आनंद नहीं ले सकता, उसे फिर जनरल वार्ड से ही लड़ना पड़ेगा, जो वहाँ के सीट पर नियम होगा उस हिसाब से, ठीक है। अब बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन क्या हो सकते हैं, तो मैं उसमें बता ही चुका, वो उस प्रदेश का सिटीजन होना चाहिए, उस सीट पर लड़ रहा है उस वहाँ का सिटीजन होना चाहिए, वो सिटीजन नहीं है तो इलेक्शन वहाँ पर नहीं होगा, उसे सिटीजन बनना होगा उस प्रदेश में और उस जगह पर वोटर लिस्ट में उससे नाम दर्ज कराना पड़ेगा। अब ऐसे कहोगे आप मोदी जी तो गुजरात से आए और वाराणसी, तो वाराणसी की उन्होंने नागरिकता ले ली तो वाराणसी लड़ेंगे वो। अयोग्यताएं क्या है, संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है। साथ में तो दूसरी विक्षिप्त बुद्धि का, यानी दिवालिया होता है तो नहीं, स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो इलेक्शन नहीं लड़ेगा। राजनीति में आए, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून द्वारा अयोग्य ठहरा जाता है तो भी राजनीति में नहीं आता, संसद द्वारा, कोर्ट के द्वारा नहीं, संसद के जो कानून है उसके हिसाब से। अब ऐसे कोर्ट के तो कई चलते ही रहते हैं, उसके बाद तुमने देखा भी होगा कि जब केस भी लगे फिर भी वो सांसद का इलेक्शन जेल में जीत जाता है। वो कानून सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा है, संसद द्वारा नहीं, मना सिर्फ संसद द्वारा किया गया है। संसद के कानून से अयोग्य न हो। संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 में कुछ अन्य और विशेषताएं दी, जैसे कि किसी चुनावी अपराध चुनाव में भ्रष्टाचार के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए कि उस पर यह केस न हो कि उसने पैसे बांटकर दारू दवा देकर उसने वोटों को खरीदा है, ये उस पर का जो वो लगा ठप्पा लगा उस पर, तो फिर वो इलेक्शन में ना आए, ठीक है। अगर किसी चुनाव अपराध चुनाव में भ्रष्टाचार के दोषी ठहराया गया तो नहीं लड़े। किसी अपराध में 2 साल उससे अधिक की सजा नहीं होनी चाहिए, 2 साल की उसे सजा मिल गई है तो वो इलेक्शन में नहीं उतरेगा, ये नियम थे। समय सीमा के अंदर चुनाव खर्च को ब्यौरा देने से नहीं चूके, वो अपना खर्चा देगा अपनी संपत्ति का, और चुनाव के समय में उसने खर्चा क्या किया है उसका ब्यौरा देता है तो ठीक है, नहीं देता तो फिर वो क्या हो जाएगा,
डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ऐसे लाभ के पद पर नहीं रहना चाहिए इसमें सरकार की 25% हिस्सेदारी हो, भ्रष्टाचार के विश्वासघात के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया हो, शत्रुता को बढ़ावा न दे और रिश्वतखोरी का उस पर इल्जाम न हो, छुआछात दहेज सती दहेज जैसे उस पर मामले न हो, छुआछात जैसे दहेज और सती जैसे समसामयिक अपराध से शामिल नहीं होना चाहिए, उस पर केस नहीं लगने होने चाहिए पहले से। लेकिन सब चलता है, ये भारत है, क्योंकि जुर्म तब तक नहीं होता जब तक उसे कोर्ट सजा नहीं दे देता, ठीक है। इसीलिए ये सब इलेक्शन लड़ जाते हैं बाद में इसी चीज़ को लेकर कि हम पर जुर्म साबित कहाँ हुआ, हम पे तो लगाया गया आरोप है वो झूठा आरोप है, ठीक है। लेकिन सिद्ध हो जाता है तो ये कंडीशन है, सिद्ध नहीं होता तो वो इलेक्शन लड़ सकता है, चाहे उस पर 50, 1000 केस क्यों ना लगे हों। दल बदल के आधार पर अयोग्यता क्या है? दल बदल यानी उछल कूद करने वाले। ये भी राजीव गांधी ने कहा था कि इस पार्टी से जीत कर आए और एक दो निकल कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, ये दल बदल था। दल बदल का एक सिस्टम है, जैसे पूरी की पूरी पार्टी अगर जो किसी भी दूसरे में शामिल हो रही है, जैसे मान लो अभी जो चुनाव जीत गया है 2024 में जो इलेक्शन में, तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें पूरी की पूरी पार्टियां मिल गई दूसरी पार्टी में, तो जाके एक सरकार बन जाती है। अगर सिंगल को जाता है सिंगल पीस, उसको क्या कर दिया जाएगा? बर्खास्त कर दिया जाएगा, केस लगा दिया जाएगा। अगर पूरी पार्टी जाती है उसे दल बदल न मानकर पूरा विलय माना जाएगा। ऐसे कहता है राजनीतिक दल को छोड़ देता है, जिसमें टिकट पर वह चुना गया था उस टिकट को छोड़ देता है। मान लो बीजेपी से लड़ा, वो कांग्रेस में मिल जाता है, सिंगल आदमी सिंगल पीस, तो उसे दल बदल कानून में घेर दिया जाएगा। अगर कांग्रेस पूरी की पूरी बीजेपी मिल जाती है या बीजेपी पूरी कांग्रेस उससे विलय कहा जाएगा। यह है। तो 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल से शामिल होता है तो उसे 10वीं अनुसूची के तहत, जो कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि वो दल बदल का वो बनाएगा, उसकी जो सदस्यता है वो क्या कर दी जाएगी? निरस्त कर दी जाएगी। अगर वो पूरे की पूरी पार्टी जाती है तो उससे क्या कर दिया जाएगा? विलय माना जाएगा, वो दल बदल के कानून में नहीं आएगा। ऐसे एक केस आया था दिनेश गोस्वामी का दल बदल को लेकर। उन्होंने कहा था 1990 का केस है, दल बदल विरोधी कानून के तहत प्रतिनिधियों को अयोग्य घोषित करने का निर्णय राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा या चुनाव आयोग की सिफारिश पर किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा किसी सुप्रीम कोर्ट से नहीं, ये राष्ट्रपति या फिर वहाँ के राज्यपाल के द्वारा ये कहना चाहिए कि दल बदल ये विरोध में है तो इसकी व्यवस्था राष्ट्रपति या राज्यपाल करेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट नहीं। अच्छा, एक और केस आता है 1985 में, इससे पहले 52वां संविधान संशोधन के जरिए देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। इसीलिए 90 में इन्होंने केस डाल दिया कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट नहीं, या तो राज्यपाल करें या फिर राष्ट्रपति कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, जो भी पार्टी बदलता है उसे, सुप्रीम कोर्ट नहीं। अधिनियम 2003 के 91वें संविधान संशोधन होता है, इसके तहत प्रावधान है कि यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य पार्टी छोड़ देते हैं तो उसे दल बदल नहीं विलय माना जाएगा, जैसे कि मैंने अभी कहा था। तो ये केस कब का था? 2003 का 91वां संविधान संशोधन होता है फिलहाल इन केसों के बाद में। वही लोकसभा की अवधि क्या होती है? तो लोकसभा की अवधि सिर्फ 5 साल होती है। अगर 5 साल से पहले अगर कोई बात बनती है, बिगड़ती है, तो उसे राष्ट्रपति जी उसे भंग कर सकते हैं। 5 साल से पहले ये भंग हो सकती है। और अगर कहीं साल में कोई आपातकाल लगता है, 5 सालों के अंदर कोई आपातकाल लगता है, मान 6 महीने या 3 महीने का, तो इनकी सदस्यता 6 वर्ष कर दी जाएगी, यानी 1 साल बढ़ा दी जाएगी। ये भी संविधान के 83 सब क्लॉज 2 में 44 संविधान संशोधन अधिनियम में 1978 में जोड़ दिया गया था। क्यों जोड़ दिया गया था? इसलिए जोड़ दिया गया था कि तब इमरजेंसियाँ बहुत लगी, 71 में लगी, 75 में लगी, सॉरी 76 में लगी, तो ये इमरजेंसी लगी, इसके लिए इनको कर दिया गया कि वो 1 साल बढ़ा दी जाएगी। लेकिन एक संविधान संशोधन होता है, इंदिरा गांधी जी बढ़वाती है, इंदिरा गांधी जी उसे खत्म कर देती हैं। 82 में 44 संविधान संशोधन में ये कहती हैं कि 6 साल नहीं 5 वर्ष ही रहेगा, इमरजेंसी लगे या न लगे, ठीक है। तो ये दोनों ही है। पहले तो था 1976 वाले में 42वां हुआ था, उसमें लिखा गया था कि 1 साल बढ़ा दिया जाएगा, और 44 में कह देते हैं उसी में कि अब 1 साल नहीं बढ़ाया जाएगा, 5 साल ही रहेगा, चाहे इमरजेंसी लगे या नहीं लगे। अन्य योग्यता की बात करें तो भारत में किसी भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, जैसे कि मैं बता चुका। अभ्यर्थी अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से उपस्थित हो सकते हैं, एक जगह से, जैसे राहुल गांधी जी वायनाड से लड़े और अमेठी से लड़े, अमेठी से हार जाते हैं तो वायनाड से वो जीत जाते हैं। 2 जगह से नामांकन कर सकते हैं लोकसभा से। उम्मीदवार स्वयं उसके द्वारा अधिकृत प्रस्तावों में किसी भी एक द्वारा दाखिल किया जा सकता है कि जब वो जीत जाए दोनों जगह से तो एक जगह उनको
इलेक्शन मतलब जीत सकते हैं और दूसरी जगह वहाँ पर इस्तीफा देना होगा ताकि वो सीट दूसरे लोग। राष्ट्रीय राज्य स्तरीय दलों के प्रतिनिधियों के लिए एक प्रस्ताव होगा। यदि उम्मीदवार स्वतंत्र है तो उसके लिए 10 प्रस्तावक आवश्यक हैं। सामान्य उम्मीदवार के लिए सुरक्षा जमा राशि 25,000 रुपये है, जबकि SC ST के लिए वही 12,500 रुपये अभी का डाटा है। 12,500 रुपये SC ST और उसके बाद जनरल वार्ड के लिए वो कितना है 25,000 रुपये दिया जाएगा। अब बात करें इनकी शपथ, तो शपथ कौन दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं इनको लोकसभा में ही एक प्रोटेम स्पीकर होता है, वो एक अध्यक्ष को चुनेगा। वो अध्यक्ष के सामने सबके सब जो भी सांसद हैं वो सबके सब वहाँ पर क्या लेंगे? शपथ लेंगे। शपथ राष्ट्रपति या उनका अधिकृत व्यक्ति के समक्ष यानी व्यावहारिक रूप से प्रोटेम स्पीकर के समक्ष राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएंगे। वो कहेंगे जा तथास्तु, सबको शपथ दिला दो। तो ऐसे ही अनुच्छेद 104 के तहत सदस्य शपथ लिए बिना सदन की बैठक में भाग नहीं ले सकते। वो प्रोटेम स्पीकर के सामने ये शपथ ले रहे हैं, तो ये लेंगे किसके सामने? प्रोटेम स्पीकर, और उसके बाद में मतलब प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति जी शपथ दिला देंगे। आज इनके पैसे की बात कर लें। पैसा क्या है? वेतन और भत्ते की। तो वेतन भत्ते की बात करें तो वेतन भत्ते की कहाँ कमी है इन पर? वेतन भत्ता तो इन पर बहुत अच्छे से मिलता है, सरकारी पैसा। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते लेने का अधिकार है, और अधिकार ऐसे नहीं वेतन भत्ता बहुत ज़्यादा है, सोच से परे है। संविधान में पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन संसद अपने सदस्यों को पेंशन देती है। संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन वर्तमान में उनको पेंशन मिलती है। जब भारत में किसी प्रकार का वित्त कम पड़ता है या कुछ होता है तो इनकी सैलरी भी काट ली जाती है, ये भी है। 1954 में संसद ने संसद सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम को अधिनियमित किया। वर्ष 2018 में सदस्यों को वेतन 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 45,000 रुपये से बढ़ाकर 70,000 रुपये कर दिया, और उनका खर्चा है वो 45,000 से बढ़कर 60,000 कर दिया। अब देखना ना कितना पैसा हो जाएगा, अभी गोला मारता जा रहा हूँ। इसके पहले 2010 में काम के दौरान आवास के प्रत्येक दैनिक के भत्ते के लिए 1,000 से लेकर कितना कर दिया? 2,000 रुपये कर दिया। अब जोड़ लो भाई कितनी तनख्वाह की? 1 लाख, और उसके बाद 1,70,000, और उसके बाद 2,30,000, 2,30,000 और 2,32,000 रुपये की सैलरी है। उसके बाद में हवाई यात्रा, और यहाँ पर जो भी यात्राएं वो सब फ्री हैं। उसके बाद टेलीफोन इनका फ्री है, गाड़ी इनको मिलते हैं वो भी फ्री है, गाड़ी के डीजल मिलता है वो भी फ्री है, जहाँ रहते हैं वो भी फ्री है, खाना फ्री है, रहना फ्री है, आना जाना फ्री है, सब कुछ फ्री है। तो सोचिए एक जो 10 लाख रुपये महीना पड़ता है, और कितने हमारे 543 मल्टीपल 10 कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतना खर्चा होता है हमारे सांसदों पर। और इसके बाद राज्यसभा के वो अलग थे, राज्यसभा के और जोड़ लीजिए, उसके बाद इतना खर्चा तो होता है हमारे इन पर। इसीलिए इनके सबसे पहले वेतन और भत्ते काटे जाते हैं जब यहाँ पर हमारे यहाँ इमरजेंसी लगती है, क्योंकि इतना मोटा मोटा खा रहे हो, थोड़ा निकालो वहाँ से, यही होता है। अब बात करें संसद के अधिकारी क्या होते हैं, तो राज्यसभा का होता है सभापति, जबकि लोकसभा का होता है एक स्पीकर, जिससे हम अध्यक्ष बोलते हैं। उनका ये क्या होता है, जैसे अपनी क्लास में नहीं होता था पहले बचपन में कि एक क्लास का एक मॉनिटर बना दिया जाता था कि ये मॉनिटर है, मॉनिटर करेगा आपको और टीचर को बताएगा जब टीचर उपस्थित नहीं है। तो ऐसे ही राज्यसभा में सभापति तो उपराष्ट्रपति खुद हो जाते हैं, और लोकसभा में वहीं का एक जो सीनियर मेंबर हो या फिर जैसे ज़्यादा मतों से हो, उनकी सहमति से एक मॉनिटर यानी अध्यक्ष बनाया जाएगा, वो उनको संभालेगा, यानी उसे प्रोटेम स्पीकर और सभापति डिप्टी स्पीकर भी बोलते हैं। 53 में संसद ने अधिकारियों के वेतन भत्ते अधिनियम को पारित किया। 2018 में संसद ने राज्यसभा के सभापति का वेतन 2.5 लाख माह से बढ़ाकर 4 लाख माह कर दिया गया है। तो राज्यसभा के सभापति का कितना कर दिया है? 4 लाख, यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की तनख्वाह कितनी है? 4 लाख रुपए है अभी वर्तमान में, और राष्ट्रपति की तनख्वाह कितनी है? 5 लाख रुपए। तो ये 4 लाख रुपए मतलब उनको जो वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति जी को, वो राज्यसभा के सभापति होने का मिलता है। एम आई राइट? चलो आगे बढ़ें। तो संसद के अधिकारी हो गए हमारे यहाँ तक, राज्यसभा लोकसभा। इसमें विशेष जानकारी ये एक और है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन में बता चुका हूँ 108 में, जैसे ही लोकसभा राज्यसभा को एक तरफ में बैठाना हो
और वो बैठाएंगे कौन, मुखिया यानी राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति आहूत करते हैं 108 में, कहते हैं आओ भाई सब लोग इकट्ठे बैठ जाओ एक बार में और थोड़ा संबोधन करना है, तो सब लोग आपस में बैठकर बात कर लो, जो भी विचार करना है कानून को लेकर किसी को। वहीं पर जब उनको पैसे की बात होती है, पैसा बढ़ना है साल आगे, तो ये भी राष्ट्रपति जी कहते हैं हाँ भाई धन विधेयक पर बात करनी है, 110 में आ जाओ सब लोग इकट्ठे हो जाओ। ऐसे ही 112 में हाँ भाई सबको हर 6 महीने या 4 महीने पर याद दिलाना राष्ट्रपति जी का काम है कि भाई जो भी खर्चा पानी है वो अपना बजट पेश करो, अनुच्छेद 112 में। ऐसे ही आर्टिकल 280 में राष्ट्रपति जी कहते हैं कि जाओ भाई सबके दोनों का ब्यौरा लो, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, सब मंत्रियों का ब्यौरा लो, वित्त संभालो, जो वित्त मंत्री हैं उनके नीचे देखो काम कौन कौन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या क्या काम है, वो भी जैसे अभी बताओ एनके सिंह हैं। तो ये सब राष्ट्रपति के नीचे थे, सब राष्ट्रपति की निगरानी काम कर रहे थे। राज्यसभा लोकसभा हम सीखे आज 79, 80, 81, 79 संसद राज्यसभा यानी 80, 81 लोकसभा यानी 81। तो इनको आर्टिकल को सीखा, उसके बाद 82 में पढ़ा, 85 पढ़ा और इसके बाद में उनकी वेतन भत्ते की बात की, कुछ संशोधन भी पढ़े, कुछ अधिनियम पढ़े, इन पर चर्चा की। जो अब नेक्स्ट पार्ट है इसका तो अब आपको जल्दी मिलेगा, समय की पाबंदी है, घड़ी की टिक टिक बुला रही है, तो अगली क्लास बहुत जल्दी मिलेंगे हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये जो क्लास जितनी भी हमारी पॉलिटी हो चुकी हैं वो एक प्लेलिस्ट पर है, सुरक्षित हैं, और आप इसी चैनल के इंडियन पॉलिटी प्लेलिस्ट में जाएं और सबको वॉच कर सकते हैं। अगर स्पीड मेरी कम लगती है मेरी मुखारबिन से तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। तो यहीं पर मैं अपनी क्लास को विराम दूंगा, यही क्लास अपनी संपन्न होती है आज वाला पार्ट, और जो कल वाला पार्ट होगा कल आपको यहाँ से आगे कंटिन्यू करा दिया जाएगा। ये डिटेल से पॉलिटी है तो थोड़ा समय तो लगता है, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, अच्छी क्लास लगे तो लाइक करें, और सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। आपको नई अपडेट के लिए आपको सूचित करते रहेंगे हम, और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी, जिसका चैनल हमने बना रखा है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाएँ और PDF पा सकते हैं। वैसे PDF की जरूरत नहीं पड़ेगी, इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हम लिख लिया करते हैं हमेशा, पढ़ते पढ़ते कुछ टिक मारते रहते हैं, बाद बाकी PDF में क्या है, जो किताब है वो PDF में, और जो PDF में वही यहाँ पर है, ठीक है। बाद बाकी चीज़ों को हमें समझना होता है नए तरीके से, वो मैंने आपको बता दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।